हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मेंस डिकोडिंग सीरीज़ का हम लेक्चर 4 में ज्योग्राफी में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बात किया था, सेकंड में गवर्नेंस और थर्ड में एथिक्स के ऊपर बात किया था। ठीक है, लेक्चर 4 में हम ज्योग्राफी में बात करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी, ये वीडियो बहुत डिले हो गया है। मेरा स्वास्थ्य इशू था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और मेरे को बहुत सारी चीज़ बताना था। जैसे मैंने बहुत डिकोड में बताया है, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया मुझे, है ना। तो इस वजह से ये सीरीज़ में आने में टाइम भी लगा था, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम देखेंगे सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यू को डिकोड बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे। इस तरीके से डिकोड करेंगे कि हम यहीं से पता करेंगे कि किस डायमेंशन में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा हुआ है और हमको किस तरीके से इसकी नोट मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे कि यार वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, इसके बाद मेरे नोट्स हैं जो मेंस और प्री और मैपिंग, इन तीनों में अलग अलग बनाया था, उसके ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटजी में बात करेंगे। स्ट्रेटजी मैं इन सभी के बीच बताऊंगा, तो आप एकदम से वीडियो स्टार्ट करके स्ट्रेटजी देखने मत लग जाना या फिर एकदम से रिसोर्सेज मत देखने चल जाना। आप कंटिन्यू देखना, तब आपको लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में हमारा ज्योग्राफी कहाँ पे आता है, ये हमारा हो गया पेपर 2 में हमारा 16 17 यूनिट में आता है हमारा। एक सबसे पहले आता है विश्व का भौतिक भूगोल की विशेषताएं, और फिर ये यूनिट दिया हुआ है जिसमें, ठीक है, विश्व भर में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, और उसके बाद ये भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल के बारे में। ठीक है, मतलब 10 11 12 यूनिट इसमें आता है हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू देखते हैं। तो पीवाईक्यू में हम सबसे पहले देख रहे हैं विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चंस है वो 2013 से लेके 2022 तक के बताया हुआ है। हाँ, क्योंकि ट्रेंड हमारा यहीं से चेंज हुआ था। इसके पहले 5 मार्कर पूछता था, जैसे ये 2013 में पूछा हुआ था। तो हमको क्वेश्चन जब भी देखना है तो 2013 के बाद से देखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे 10 नंबर के पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के। तो हम वहाँ से अपना डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उससे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, याली यूनिट से, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं से। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ था 2013 में महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में, कि उससे आप क्या समझते हैं और इनके पक्षों में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। अब मान लीजिए कोई नया एस्पिरेंट है, अब वो पढ़ना चाह रहा है ज्योग्राफी, तो वो महाद्वीपीय विस्थापन में क्या पढ़ेगा। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू देख लेगा कि यार पीवाईक्यू पूछा क्या हुआ है, कि इससे सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसके साक्ष्य क्या है। अब जब वो नोट मेकिंग करे महाद्वीपीय विस्थापन की, तो क्या करना चाहिए उसको, सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन क्या है इसके बारे में उसकी नोट मेकिंग होना चाहिए। किसने दिया है, वैगनर ने दिया है, इसके बारे में इसके साक्ष्य क्या क्या है इसके पक्ष में। उन साक्ष्यों के बारे में पूरा उन्होंने जो 6 7 साक्ष्य दिए हैं, तो उन्होंने भूचुंबकत्व से लेके जिग्सॉफिट वगैरह सब होना चाहिए, है ना। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कैसे इंटरलिंक करता है ये होना चाहिए। ये सब मैपिंग के साथ होनी चाहिए, है ना। कि आपने अभी अपसारी अभिसारी प्लेट के बारे में बता दिए, है ना। यदि जिक्सा फिट बता रहे हैं तो जिक्सा फिट का ये डायग्राम बना दिए। तो मतलब हर एक चीज के आपके पास डायग्राम के साथ इसके नोट्स होना, ठीक है। और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क, और इसके बाद कौन सी सिद्धांत आया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो इस सारे डायमेंशन बनाना, ताकि अगले बार जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे कवर हो जाएंगे, है ना। इसके बाद 2013 में ही पूछा हुआ था किसके बारे में, कि उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि, मतलब हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हॉट डेजर्ट होते हैं, गर्म मरुस्थल, उसके बारे में पूछा हुआ था कि महाद्वीपों के पश्चिमी की ओर स्थित क्यों होते हैं ना। अब जब हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थल जैसे कोई न्यू एस्पिरेंट, वही बता रहा हूँ कि मरुस्थल के बारे में पढ़ेगा, तो मरुस्थल के बारे में सबसे पहले तो पीवाईक्यू देख लिया कि यार चलो ये पश्चिमी की ओर महाद्वीप के क्यों उपस्थित होते हैं। अब जब वो नोट्स बनाएगा, तो नोट्स कैसे बनाना है हमको, कि मरुस्थल लिख लिए हेडिंग पे, मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ये भी हो गया आपका। फिर गर्म ठंडे, है ना, कौन कौन से हो गए। तो इनके जो नाम है गर्म और ठंडे मरुस्थल के, ये आपको प्री में भी पूछता है तो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो उत्तर और दक्षिण में जो होते हैं मरुस्थल अलग अलग, वहां में अंतर भी हो जाएगा ना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस पूछा हुआ था महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए, मतलब जलधाराओं को। और यहाँ से क्वेश्चंस हर एक ईयर आए हुए हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। देखो जैसे ये क्वेश्चन उसने 2015 में पूछा, और सेम इसने समुद्री जलधाराओं में क्वेश्चन 2022 में पूछा। अब वो 2015 में क्वेश्चन में महासागरीय जलधाराओं के बारे में सब चीज पढ़ लेता, क्या क्या पढ़ लेता, कि महासागरीय जलधाराएं क्या होती है, कहाँ उपस्थित होती है, इसको प्रभावित करने वाले कौन से हैं, ठंडी और गर्म मरुस्थल महासागरीय जलधाराएं कौन सी है, समुद्री प्रादेशिक में कैसे लाभ बस हो सकती है, तो इसके मतलब लाभ कहाँ कहाँ हो सकता है जलधाराओं का, इसके बारे में यदि वो 2015 में पढ़ लेता। अब 2022 का क्वेश्चन देख लो,
मान लो यदि कोई स्टूडेंट 2022 में प्रिपरेशन कर रहा है, वो पूरे पीवाईक्यू देख चुका है, ठीक है, अच्छे से। अब वो इसी समय अपने नोट मेकिंग में महासागरीय जलधाराओं के बारे में लिख लेता, तो 2022 में क्या वो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता? क्या क्वेश्चन पूछा था कि समुद्री जलों को प्रभावित करने वाली कौन सी है? हमने वही के लिखे थे नोट मेकिंग में कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये हो गया। अब उसका उपयोग विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान, जब हम पूरे उसके योगदान की बात करेंगे तो इसका मत्स्य में भी देखेंगे, समुद्री में देखेंगे कि वहाँ पे समुद्री संसाधन में क्या क्या उपयोग हो सकता है इसका। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में करेंगे ना, कि परिवहन संचालन वगैरह में क्या होगा। तो जब हम इसके उपयोग भी देख लेते तो हमारे वाला क्वेश्चन आराम से अपने अटेम्प्ट कर लेते 2022 में, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ये नोट मेकिंग करेंगे इसकी, तो पहले पीवाईक्यू देख लिए, पीवाईक्यू के साथ साथ हम देख लो कि यार इससे और क्या क्या डायमेंशन जनरेट हो सकते हैं और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। उस तरीके से आप अपने नोट्स अपडेट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन उसने 2017 में करंट अफेयर से पूछा था, जो नासा का जूनो जूनो मिशन था ना, ये या तो ये क्वेश्चन न्यूज में था तो सबको बन जाता, यदि ये नहीं पूछा होगा तो आप उसको डिटेल में नहीं भी करते, तो इसके एक ऐसा कुछ चीज ऐसे लिख देते जिससे आपको 1-2 मार्क मिल जाते, ठीक है। अब इसके बाद महासागरीय लवणता के ऊपर क्वेश्चंस पूछा था उसने, है ना। तो जब हम महासागरीय लवणता पढ़ें तो इसके बारे में पूरी नोट मेकिंग आपके पास होना, ताकि उसके प्रभाव उसके देखो ज्योग्राफी में भी अभी क्या देखिए, यहाँ भी इसने प्रभावित करने वाले कारक पूछा हुआ है, कहाँ है ये, ठीक है। प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन कौन सी, हर एक क्वेश्चंस में उसने पूछा हुआ है प्रभावित करने वाली शक्ति। तो जब भी आप पढ़ेंगे जैसे महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारण बताइए, उसके प्रभावों की विवेचना कीजिए, तो आप भी इसकी नोट मेकिंग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने मैरीटाइम इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस पूछा था 2018 में। फिर परिप्रशांत अभिलक्षणों मतलब विशेषताओं के बारे में पूछ लिया, सरकम पैसिफिक जोन के बारे में, है ना। अब जब आप इसके बारे में पढ़ें तो इसकी नोट मेकिंग हो जाएगी, परिप्रशांत क्षेत्र कौन सा है डायग्राम के साथ, है ना। उसके बाद ज्वालामुखी और करंट अफेयर जो दिया हुआ है उसमें कौन कौन से वॉल्केनो आए, उन साइक्लोन आए, उनके बारे में पता हो जाना चाहिए आपको उस साइड के। फिर देखो इसने ग्लेशियरों का पिघलना किस तरीके से पिघलता है, ठीक है, उस तरीके की गतिविधि मतलब क्या प्रभाव डालता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा। अब देखो 2014 का क्वेश्चन देखो, यदि 2014 में हम ग्लेशियर का पता कर लेते कि देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों, ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तनों के लक्षणों के बीच क्या संबंध उजागर। अब हम 2014 में हमारी नोट मेकिंग कर लेते किसके ऊपर, हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने के, है ना, और उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन, इसका क्या संबंध हो सकता है इसके बारे में। तो हम क्या ये क्वेश्चन 2021 में नहीं कर लेते ये वाला, क्या क्वेश्चन पूछा था कि आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक ग्लेशियर को पिघलना किस तरह अलग ढंग से पृथ्वी की मौसम स्वरूप मनुष्य की गतिविधियों का प्रभाव डालते हैं। अब हिमालय ग्लेशियर पिघलेंगे। अब जब हम ग्लेशियर का पिघलना पढ़ रहे हैं तो ग्लेशियर का पिघलने के साथ हम जैसे ये देखो ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसने रिलेटेड करके पूछ दिया आर्कटिक और अंटार्कटिक के ऊपर। तो अब जब ग्लेशियर का पिघलना पढ़ रहे हैं तो ग्लेशियर का पिघलना इंडिया के हिमालय के साथ साथ आप वर्ल्ड का भी देख लो, आर्कटिक में क्या होगा, अंटार्कटिक में होगा, जहां जहां माउंटेन होंगे वहां पे क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही होगा ना पिघलने का, कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे तापमान बढ़ते जा रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों को डूबने का खतरा है, मतलब जितने भी प्रभाव होते हैं और जितनी भी चीजें हैं आप वहां से बता सकते हैं आप आराम से, ठीक है। इसके बाद देखो और एक क्या पूछा, पर्वत श्रृंखलाओं से क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्या पूछा था कि संसार की वलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित होते हैं, वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंप एवं ज्वालामुखी के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए, ठीक है। अर्थक्वेक और वोल्केनो में, है ना, फोल्ड माउंटेन डिस्ट्रीब्यूशन में इनके बीच क्या संबंध है वो बताना है, ठीक है। अब देख लो 2014 में आप फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ लेते, भूकंपों के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, मतलब अभी अपन सीख लेते, तो यदि अपन अटेम्प्ट देते 21 का तो हमें ये लोग क्वेश्चन आराम से कर लेते। क्या पूछा उसमें, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, और क्वेश्चंस क्या था यहीं तक पूछा हुआ था ना उसने कि संसार के वलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। तो जब हम विश्व के यहाँ पढ़ पढ़ लेते तो ये आराम से क्वेश्चन वाला अटेम्प्ट हो जाता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पीवाईक्यू क्यों जरूरी होता है। पीवाईक्यू इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे ही रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन इसी के डायमेंशन से रिलेटेड अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2014 वाला यदि पढ़ लेते उस समय 2021 में पूछ लेते, वैसे यहाँ 2015 का बताया था जो कि 2022 में पूछा हुआ है। इसलिए पीवाईक्यू जरूरी होता है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग टेस्ट सीरीज, मार्केट की जो टेस्ट सीरीज आती है या फिर कोचिंग वाले जो इंस्टीट्यूट वाले उनके क्वेश्चंस करने चालू कर देते हैं पीवाईक्यू ना देख के, तो उन लोगों के क्वेश्चन बहुत हार्ड रहते हैं। इसलिए सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, यदि आप पीवाईक्यू में सारे डायमेंशन आपको पता चल जाएंगे और सारे डायमेंशन आप कवर कर लेंगे, उसके बाद आप करो ना कोचिंग के, ठीक है।
तो देखो फिर यही क्वेश्चन इसने ज्वालामुखी के ऊपर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसने भूकंप और ज्वालामुखी को अलग अलग पूछा था वलित पर्वतों के साथ। तो एक क्वेश्चन तो इसने अलग पूछ लिया काय का, वलित पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, ठीक है। अब ये देखो यहीं से क्वेश्चन ज्वालामुखी का यहाँ पे इसने फिर पूछा हुआ है, 2021 की बात कर रहा हूँ, 2014 से दो क्वेश्चन उसने बनाया है। एक क्वेश्चन में उसने तीनों चीजों को पूछा था, वलित पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी को, ठीक है। तो उसने एक वलित पर्वत वाला एक अलग क्वेश्चन बनाया 2021 में, ये पर्वत श्रृंखला वाला, और एक अलग क्वेश्चन बनाया ज्वालामुखी से रिलेटेड कि 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव को बताइए। मतलब करंट अफेयर पर स्टेटिक्स, कि ज्वालामुखी विस्फोट होता क्यों है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी सक्रिय प्लेटें हैं जहाँ पे ये होता है, और उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट में, ये सबका अलग अलग, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया हमारे इतने क्वेश्चन आए हमारे 2013 से लेके 2022 तक के। तो कौन सी यूनिट से, विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख मुख्य विशेषताएं से, है ना। इसके बाद ये हो गया हमारा वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के बारे में हमने वाला देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्वेश्चन हमको कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। एक तो हमारा कौन कौन से टॉपिक होगा मेन वाले, महाद्वीपीय विस्थापन, एक हो गया वलित पर्वत, वैसे मैंने आगे लिस्ट दे दिया है लास्ट पे, है ना। ओशियोनोग्राफी से हमारा महासागरीय धाराएं आ जाएंगी, है ना। जलवायु परिवर्तन आ जाएगा, इनका इम्पैक्ट किसमें, महाद्वीप इसमें वोल्केनो से, भूकंप वगैरह में, जो करंट पे रहने वाले, जो करंट में पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये देखते हैं इंडिया में इसके प्रोस्पेक्ट में क्या पूछा हुआ था। जैसे इंडिया मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, अलग अलग टॉपिक बना के बताया, जैसे उच्चावाच रिलीफ से कौन कौन से क्वेश्चन आए, जलवायु से क्वेश्चन कौन कौन से पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो उच्चावच की बात करते हैं, रिलीफ, रिलीफ की, तो उसने क्वेश्चंस कैसे पूछा हुआ है कि हिमालय 2016 का क्वेश्चन था, हिमालय भूस्खलन के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। मतलब हिमालय भूस्खलन, हम एक ही तो टॉपिक मान सकते हैं ना कि यार ये सब चीजें हम जब हिमालय भूस्खलन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भूस्खलन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम भूस्खलन इंडिया में दो जगह में होगा, एक तो भूस्खलन कहाँ पे होगा, हिमालय क्षेत्र में, और एक पश्चिमी घाटों में, ठीक है। तो 2016 में क्वेश्चन पूछा इसने हिमालय भूस्खलन के प्रति में, और 2021 में क्वेश्चन पूछा हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलन में। अब देखो फिर वही बोल रहा हूँ, जब तक आप पीवाईक्यू देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्वेश्चंस कैसे पूछा हुआ है। हुए ना रिपीट, 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था इसने हिमालय भूस्खलन के बारे में, 2021 में पूछ लिया हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों के भूस्खलन के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितने साल बाद क्वेश्चन, 4-5 साल के बाद रिपीट हुआ है। तो अब 2013 से अभी तक पूरे क्वेश्चन में आप कमांड कर लेंगे ना पीवाईक्यू में, तो आपको वहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे भूस्खलन आप पढ़ते, अब भूस्खलन आप जब पढ़ेंगे तो भूस्खलन पढ़ेंगे ना कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं कि बस हिमालय दिया हुआ तो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी घाटों में भी होता है। तो है ना, तो इसके बारे में यदि उसी समय पढ़ लेते तो क्वेश्चन 2021 में आ जाता आपको आराम से, ठीक है। अब इसके बाद अब जो नए एस्पिरेंट है उनसे क्या सीखो, इनसे इससे ये सीखो कि पीवाईक्यू देखो, उससे डायमेंशन जनरेट करो और उस टाइम से अपनी नोट मेकिंग करो, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो पता चले कि हाँ यार क्वेश्चन ये मैंने देख चुका हूँ और देख चुकी हूँ और यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। अब जैसे बताता हूँ इसकी नोट मेकिंग कैसे कर सकते थे आप, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में मैंने डाला भी था टेलीग्राम में। अब जैसे भूस्खलन के कारण, एक तो हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट, है ना। अब अपने नोट में भी ऐसे ही बनाओ कि प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और एक मानवीय कारण। अब प्राकृतिक कारण में कौन कौन से होगा, इनकी टोपोग्राफी के बारे में, अक्षय अपर्दन के बारे में, स्नो टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में बता सकते थे, है ना। या तो स्नोफॉल होता है उसके कारण, और टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, यूथ स्टेज की रिवर है वहाँ पे, ठीक है। फॉल्ट होंगे, आपने फॉल्ट पढ़े होंगे वहाँ पे, एमबीटी एचएफटी वगैरह, ठीक है। मानवीय कारण में आप क्या, कंस्ट्रक्शन के बारे में, हाइड्रो पावर जो संयंत्र लगाए उसके बारे में, अवैध माइनिंग के बारे में बता सकते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना। फिर पश्चिम घाट में वही कारण जो प्राकृतिक वाला और एक मानवीय वाला, प्राकृति में अक्षय प्रदान, फिर घटना है चक्रवाती। अब चक्रवात तो हिमालय में आएगा नहीं ना, तो हम चक्रवात वहां तो डालेंगे नहीं, इसलिए चक्रवात वाला पॉइंट कहाँ पे डालेंगे, पश्चिमी घाट वाले में, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम मानसून वगैरह के बारे में। अब मानवीय कारण में क्या डालना है, मृदा का निम्नीकरण हो गया, अनियमित खनन हो गया, मलबा का जमाव जो वहां पे थे वो यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं। तो अपने नोट मेकिंग भी इस तरीके से करना उसकी, ठीक है, ज्योग्राफी की। और बता रहा हूँ आगे डिटेल में कि हमको नोट मेकिंग कैसे भी करनी है, ठीक है, साथ साथ में। यहाँ से देखो अब जलवायु से क्वेश्चंस कहाँ है, इस क्वेश्चन में इन पूरे क्वेश्चन का निचोड़ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि हमको ये टॉपिक जो पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ये तो करना ही है, इसके अलावा भी करना है। अब पूरे क्वेश्चन का निचोड़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे टॉपिक। अब मानसून से रिलेटेड उसने कितने क्वेश्चन पूछा है और जलवायु से ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये टॉपिक पकड़े, तापमान व्यत्युक्रम, तो ये नोट के इसके बारे में, तापमान व्यत्युक्रम के बारे में, है ना, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में आपके पास A to Z होना इसके पास नोट आपके, ठीक है। किसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं सब, है ना।
अब देखो इससे इसका पूरा निचोड़ बता रहा हूँ इसमें क्या हुआ है, ठीक है। मानसून, मानसून के बारे में आपकी नोट मेकिंग क्या होना है, ये तो क्या होता है, इसके प्रभावित क्षेत्र कौन से होते हैं, इसका बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून, जो मानसून का है कैसा बिहेवियर है, अनलीनो के बारे में, ला लीना के बारे में, ठीक है। इससे खतरा, खतरा मतलब कैसे मानसून से, बाढ़ या फिर सूखा, ज्यादा आ गया तो बाढ़, कम आ गया तो सूखा, है ना। और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, फिर इनकी सरकारी योजना, इन सब के बारे में आपके पास डिटेल में होना है। इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ज्यादा हो गया तो सिंचाई में, वाटर शेड योजना, इसको रोकना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, इस सब के बारे में, ठीक है। मानसूनी जलवायु का अभिलक्षण, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है मानसून जलवायु के, ठीक है। फिर मौसम विज्ञान, अब मौसम के बारे में, मानसून के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो उसकी जो मिनिस्ट्री काम करती है, फिर कोई कमीशन काम करता है, जैसे मौसम विज्ञान हो गया, ठीक है, आईएमडी वगैरह हो गया, इनके बारे में आपको होना ना कि टेक्नोलॉजी कौन कौन सी लाई, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना, कि चक्रवाती क्षेत्र कौन से, चेतावनी संयंत्र कौन कौन सा है, इसके बारे में हमको पता होना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है इसने। तापमान, मौसम विज्ञान में तापमान व्यतिक्रम की घटना से आप क्या समझते हैं, और मौसम तथा निवासियों को यह कैसे प्रभावित करता है। अब यहाँ हमने पढ़े और इससे प्रभावित क्षेत्र पढ़े थे कौन कौन से, तो इसकी पूरी नोट मेकिंग आपके पास हुई, ठीक है। यही क्वेश्चन उसने 2015 में क्या पूछा हुआ, इसने बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ये बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून के बारे में, है ना। इसके बाद इसने पूछा 2017 में कि बाढ़ों की सिंचाई और सभी मौसम में नौ संचालन के एक धारणीय स्रोत में, मतलब इसने पूछ लिया हुआ इसमें इरिगेशन के उपयोग के बारे में, इसका वेदर उसका, ठीक है। अब इसने पूछा कि मानसून एशिया में रहने वाले संसार की 50% से अधिक जनसंख्या भरण पोषण में मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण है, मतलब मानसूनी जलवायु के अभिलक्षण, मानसून जलवायु के अभिलक्षण में हम ये सारी चीजें लिखेंगे ना, जनसंख्या को प्रभावित करता है, कृषि को प्रभावित करता है, सब चीजों के बारे में, इसके बारे में आपकी नोट मेकिंग होना। यहाँ क्वेश्चंस देख के हमको निकालना है बुलेट पॉइंट कि हमको तैयार क्या करना है, ठीक है। इसके बाद पूछा हुआ था इसने क्या, चक्रवात के बारे में, ये मौसम संबंधी चेतावनी के बारे में, उनके रंग संकेत के अर्थ को समझाइए। तो इसके बारे में भी आप, जैसे ये मौसम विज्ञान में हमने नीनो टेक्नोलॉजी के बाद चक्रवाती क्षेत्र हो गया, चेतावनी संयंत्र हो गया, तो जो करंट में अपडेट रहते हैं ना उससे आप इसे अपडेट कर लेते हैं। तो इन सब के बारे में आपके पास तो नोट होना, और इसके साथ साथ जो करंट में रहेंगे और जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है ना, और गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रहे हैं इनके बारे में, ये सब आपके बारे में नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमें अभी बात करें 10 यूनिट की, मतलब विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, जिसमें एक तो वर्ल्ड में सबसे पहले देख लिए, इसके बाद इंडिया में देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड यूनिट हमारी कौन सी है, 11 नंबर की, कि विश्व भर के प्रमुख मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, ये हमारा पहला पार्ट हो गया सिलेबस का। सेकंड पार्ट है कि विश्व और भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को, सेकंड वाला उद्योगों के ऊपर, और पहला हो गया प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर। अब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होंगे आपको पता ही होगा, नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में, महासागरों के संसाधन हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के कैसे पूछे हुए हैं, पहले पार्ट के, संपूर्ण विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में इसने पूछा है सबसे पहले, ये मैंने जस्ट यहाँ पे बता दिया है कि इस तरीके की नोट मेकिंग आपके पास होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस हमारे पूछे हुए 2014 में 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे इससे वाली यूनिट से, कौन से, कि महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए विश्व के संसाधन से निपटने के लिए, ठीक है। उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है, ये भी देखना है, ठीक है। इसके बाद पूछा हुआ है सॉरी, आर्थिक महत्व के बारे में, जो उत्तर ध्रुव सागर में तेल की खोज हुई थी उसका पर्यावरण परिणाम इसका, है ना। इसने फिर पूछा सिंधु जल संधि के बारे में, मतलब ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में, तो देखो अब नोट मेकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, अब संसाधन पढ़ रहे हैं तो संसाधन आपके पास होना, कौन कौन संसाधन होता है, जल संसाधन हो गया, ठीक है, महासागरों से जो हो गया समुद्री संसाधन हो गया, तो इन सब के बारे में। अब महासागरों के संसाधन, ऊर्जा और खाद्यान्न श्रेणी में इनमें कौन से होगा, खनिज तेल कौन कौन से होगा, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, अब नवीकरणीय ऊर्जा में आपको अपतटीय पवन, जितने भी पवन ऊर्जा हो गई, तरंग ऊर्जा हो, जलधारा ऊर्जा होगा, इनके बारे में नोट मेकिंग होना, ठीक है। अब अनवीकरणीय ऊर्जा में तेल और गैस के बारे में, ठीक है। फिर इसी का यही इम्पैक्ट, यही चीजें आप अफ्रीका के संसाधन में भी लिखोगे। अब अफ्रीका में आपको पता होनी चाहिए, जो प्रीलिम्स में हम याद करते हैं कि अफ्रीका से हम क्या क्या ले सकते हैं, हीरा हो गया, गोल्ड हो गया, बॉक्साइट हो गया, नामीबिया परमाणु ईंधन, तो इनके बारे में लिख लो। प्रीलिम्स का नॉलेज का उपयोग मेंस में कर लो यहाँ पे, ठीक है। फिर खनिज का महत्व जो वाला क्वेश्चन था, कोई भी चीज होगा, अब खनिज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो खनिज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शौक थोड़ी का हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको महत्व भी तो देखना है ना, उसका महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या किया जा सकता है वहां पे, है ना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इन सब के बारे में भी तो ना। ऐसा नहीं कि हम खनिज के बारे में बिल्कुल बस खनिज ही पढ़ रहे हैं, उनके नाम रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
तो जब हम खनिज पढ़ रहे हैं तो उस खनिज का पर्यावरण में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मानवीय जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसका महत्व क्या है, इन सब के बारे में होना चाहिए। जैसे पर्यावरण में अब इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचता है, पूरी फेड फूड फूड वेब हो गया या फिर फूड चैन हो गई, उसके श्रृंखला श्रृंखला बिगड़ जाती है, फिर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, उससे पर्यावरण की संरचना प्रभावित होती है। ठीक है, इन सब के बारे में पर्यावरण परिणाम में आप यही तो लिख सकते हैं ना आप, इस क्वेश्चंस को, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उत्तरी ध्रुव सागर में तेल की खोज से क्या आर्थिक महत्व है, हमको नहीं पता उत्तरी ध्रुव सागर में क्या हो रहा है, बस हमको ये पता है, हमको बेसिक्स पता है कि यार खनिज का महत्व क्या होता है। यदि खनिज महत्व होगा, यदि खनिज उत्तरी ध्रुव सागर में तेल और गैस का उत्पादन होता है, फिर जो भी होता है वहां पे, ठीक है, तो उसके बारे में हमको क्या पता है कि उसका इम्पैक्ट कैसे कैसे होता है खाद्य श्रृंखला में, जैव विविधता, पर्यावरण संचरण में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख लो। तो बेसिक्स तो यही है ना, हमको ये नहीं पता कि वहां पे क्या होगा, बट ये वाला पॉइंट तो लिख सकते हैं ना, वहां भी तो जल होगा उत्तरी ध्रुव सागर में। ठीक है, फिर ये ये न्यूज में रहा था सिंधु जल संधि के बारे में, तो उसके बारे में पूछा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या, द्विपक्षीय संबंधों में इसमें पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ। और अच्छी क्या बात है, इसने खुद दे दी आपके सामने कि पारिस्थितिक में क्या नुकसान हो जाएगा, तो वहां की जैव विविधता के बारे में लिख सकते हो, जो भी यहाँ मैंने लिखा हुआ है। देखो पर्यावरण इम्पैक्ट के बारे में आपको चार चीजें याद है ना। अब ये परिस्थिति के बारे में पूछा तो यही परिस्थिति में डाल सकते हो, खाद्य संकट बिगड़ सकती है, इससे किससे, IWT से, जैव विविधता, पर्यावरण का संचालन प्रभावित हो सकता है। आर्थिक के बारे में पूछे तो आर्थिक के बारे में आप यही चीजें बताओ ना, ये जो चीज आप लिखोगे यहाँ पे संसाधनों के बारे में ये। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक, राजनीतिक पता ही है, इंडिया पाकिस्तान वाला जो हमने डिस्कस करे थे, उसको कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे अभी तक हमने देख लिया, इसके क्वेश्चन इस टाइप से पूछे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है, अब 2014 से लेकर 2022 तक कितने क्वेश्चन पूछे, 1 2 12 से 13 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाली, वर्ल्ड रिसोर्सेज वाली। ठीक है, देखो क्वेश्चंस बुलेट पॉइंट कहाँ कहाँ से आए, सौर ऊर्जा से क्वेश्चन आए, खनन उद्योग से आए, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या है, पवन ऊर्जा की संभावना, ये नवीनीकरणीय अब ऊर्जा पढ़ेंगे, ये नवीकरणीय जो मैंने बताया था ये वाला, उसी में देखो सौर ऊर्जा का क्वेश्चन आया, उसी में से देखो पवन ऊर्जा का क्वेश्चन आया, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या के ऊपर क्वेश्चन आया, और खनन उद्योग आया। ठीक है, अब हेडिंग ही हमारी है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जो हमारी यूनिट में दिया, तो इसकी समस्याएं क्या है भैया, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। और यही क्वेश्चन देखो उसने पूछा हुआ है, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावना की चर्चा कीजिए। दक्कन ट्रैप को छोड़िए आप, कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो गया, उसकी समस्याएं क्या क्या है, यदि आपके पास वो है तो सेम दक्कन ट्रैप की समस्याएं होंगी। ठीक है, तो जैसे आप संसाधन पढ़ें तो संसाधन का, अब संसाधन में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे खनिज के बारे में पढ़े तो खनिज में भी क्या पढ़ना है हमको, हीरा हो गया, बॉक्साइट हो गया, गोल्ड के बारे में, तेल के बारे में, रिफाइनरीज हो गया, रिफाइनरी से क्वेश्चन पूछा 2017 में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो नवीकरणीय यानी अनवीकरणीय उद्योग हो गया। ठीक है, और इनका इम्पैक्ट पर्यावरण पर, यही डायमेंशन हमको नोट्स बनाना है इसके, जितने भी पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट था इसका कि भारत सहित विश्व, भारत के सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और मतलब उद्योगों के बारे में कुल मिला के। ठीक है, जो सिलेबस है हमारा, अब उद्योगों से देखो क्वेश्चन क्वेश्चन आए, इसका मैंने जिस्ट बना दिया, तो मैं केवल आपको जिस्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना इसके क्वेश्चंस कैसे आए, और मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस यदि आपके पास ये टॉपिक होता तो क्वेश्चन कैसे आराम से अटेम्प्ट होते हैं। देखो यदि कोई उद्योग के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, यदि कोई न्यू एस्पिरेंट है वो उद्योग के बारे में पढ़ रहा है, तो वो उसकी नोट मेकिंग कैसी होनी चाहिए, उसको क्या ऐड करना चाहिए। उद्योग लिखिए आप लोगों ने, उद्योगों में सबसे पहले कौन से होगा, वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र उद्योग में सबसे पहले देखो क्वेश्चंस कैसे आए। यदि वस्त्र उद्योग पढ़ोगे तो आप तो वस्त्र में सूती पढ़ोगे ना, पटसन भी पढ़ोगे, ऊनी भी पढ़ोगे, रेशम भी पढ़ोगे। उसी प्रकार धात्विक उद्योग पढ़ोगे तो धात्विक में आयरन स्टील पढ़ोगे, एल्यूमिनियम पढ़ोगे, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री पढ़ोगे, सीसा जस्ता के बारे में पढ़ोगे। फिर चीन में, चीनी उद्योग में, ठीक है, सॉरी वो चीन निकल गया था। चीनी उद्योग में भी आपके पढ़ोगे विकास, अवस्थिति, उसके वितरण, दक्षिण भारत में चीनी उद्योग, समस्या और उन्नति की सुझाव। कागज में विकास, वितरण, इससे क्वेश्चन, चीनी उद्योग से क्वेश्चन, ये तो बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गए आपके उद्योग के बारे में, रबर उद्योग के बारे में पढ़ोगे, कागज उद्योग, रसायन उद्योग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा 2013 का, कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के दक्षिण राज्यों में नई चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, न्याय संगत विवेचना कीजिए। ये चीनी उद्योग पूछे, यदि चीनी उद्योग के बारे में आपने पूरे उद्योग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो चीनी उद्योग के बारे में भी अब ये डिटेलिंग करते हैं कि विकास, अवस्थिति, वितरण, दक्षिण भारत में चीनी उद्योग, उनकी समस्या, उन्नति की सुझाव। आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है आपसे। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना में कारकों का देख लो, आप खुद देख लो। वस्त्र उद्योग पढ़ोगे तो सूती उद्योग पढ़ोगे तो उसका लिख लोगे आप। उस यूपीएससी ने अभी तक वस्त्र उद्योग में सूती में पूछ लिया, पटसन में पूछ लिया, रेशम में पूछ लिया, ऊनी में नहीं पूछा, क्या पता ऊनी में क्वेश्चन आ जाए, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ना। फिर बाद में हम देखते हैं कि अरे यार हमको पीवाई क्यों देख लेना था, और ये पता चल ये तो पूछा हुआ था तो ये पूछ सकता था, ये अभी 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 से समझो वाले कि क्या क्या पूछ सकता है करके डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद देखो
इसके बाद धात्विक में क्या पूछा हुआ है इसने, आयरन स्टील के बारे में। ये देखो आयरन स्टील में पूछा हुआ है, कॉपर स्मेल्टिंग में पूछा हुआ है यूपीएससी ने क्वेश्चन। ठीक है, और इनका ही देखो प्रभाव भी, जैसे मैंने बताया ना, ये देखो क्या बताया था मैंने यहाँ, कि जितना संसाधन है इनका इम्पैक्ट कहाँ पे होना चाहिए, पर्यावरण पर। वैसी सेम हम इसमें भी इसका इम्पैक्ट किस होगा, पर्यावरण पर। तो वो सेम क्वेश्चन इसमें प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव के बारे में पूछ लिया हुआ है। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में यहाँ पे हो गया। अब देखो 2014 में क्वेश्चन, विश्व में लौह इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा 2014 में आयरन एंड स्टील के बारे में। अब देखो यही क्वेश्चन उसने 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आयरन स्टील के बारे में। क्यों बोलता हूँ बार बार हमेशा पीवाईक्यू, देखो यही चीज आपको प्रॉफिट करता है और उससे डायमेंशन जनरेट करने में, और पता चलता है कि यार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन और वहां से हम पढ़ भी सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास उद्योग वाले पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो कोई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मार्क भी कर दिया, अब इसको नोट कर लेना। इसमें मेहनत लगी हुई है बहुत, आपके सामने एक जगह लाने में। आप एक एक वीडियो को रोक कर इसको ऐड कर लो कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे हुए हैं। ठीक है, और इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो हमारा लास्ट यूनिट था, इसमें पूछा हुआ है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, ये जितनी चीजें हैं मैं सबको अलग अलग करके बता दिया। जैसे भूकंप हो गया, तो भूकंप से क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि मेंडल प्लूम को परिभाषित कीजिए, प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए, है ना। ज्वालामुखी हलचल के बारे में, वोल्केनो एक्टिविटी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ इसने, फोल्ड माउंटेन, ये हमने अभी पढ़े हम लोग, इसको हमने विश्व के यहाँ भी पढ़े। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये ये ज्वालामुखी इम्पैक्ट, तो मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया ताकि आपको भौतिक भूगोल की विशेषताओं में एक साथ हो जाएगा। लास्ट में इसलिए डाल दिया टॉपिक वाइज अलग अलग कि यार ज्वालामुखी हलचल से क्या 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 क्वेश्चन पूछे, तो ये आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको मैंने डिटेल में पहले बता ही दिया था, है ना। चक्रवात से क्वेश्चंस कैसे आए देख लो, चक्रवात से जो न्यूज में रहे चक्रवात, उस समय 2013 में फाइलिन रहा होगा, तो फाइलिन के बारे में पूछा। 2014 में इंडोनेशिया फिलीपीन द्वीप समूह के बारे में पूछ लिया होगा इसने। ठीक है, 2014 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पूछ लिया कि यार दक्षिण चीन सागर, बंगाल खड़े, मैक्सिको खाड़ी तक की परिसीमत क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, उसके बाद फिर देख लो, तो ये आप इससे क्या समझ रहे हो, इसे देखने से ये पता चलता है कि जितने भी क्वेश्चंस करंट में रहे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब जैसे इंडिया में भी ये रहा हुआ है, ठीक है, बिपास हुआ है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकता हुआ है। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर में रहे साइक्लोन, तो उसके बारे में आप देख लेना। और ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो, मतलब तटीय क्षेत्र वालों को, या फिर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उससे नुकसान होता है, तो वो क्वेश्चन चांस रहते हैं बनने के, है ना। इसलिए आप उनको एक बार अच्छे से देख लेना, और इसको इंडिया और वर्ल्ड और इंडिया को साथ साथ कर लेना एक साथ। जैसे भूकंप करोगे आप इंडिया के, वर्ल्ड के, तो इंडिया के भी देख लेने कि यार इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन सा है ना। अब सेकंड था हमारा, इसी पहला वाला वाला पोर्शन खत्म हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन था, वो सेकंड पार्ट था कि भौगोलिक विशेषता और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत, हिमावरण, मतलब जल स्रोत और हिमावरण, वनस्पति, प्राणी जगत, सबके बारे में, है ना। जो क्वेश्चंस आए फ्रेश वाटर के ऊपर, जल संसाधनों के ऊपर क्वेश्चंस आए। अब देखो यहाँ भी रिपीट हुआ है 2016 का क्वेश्चन, इसने किसके बारे में पूछा हुआ है, लैंड एंड वाटर रिसोर्स के बारे में। अब देखो 2018 का क्वेश्चन भी किसके बारे में पूछा हुआ है, ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए जरूरी होता है रिपीटेशन, ओ पीआईक्यू देखना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कहाँ होता है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ो तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पढ़ लो भाई, कि इकोसिस्टम में कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, सबके बारे में। आप कोरल रीफ वगैरह सब, है ना, मैंग्रोव के बारे में, ये सब सब वहीं से रिपीट हुए हैं। ये महासागरीय जलधाराएं वगैरह, ये फिर से रिपीट हुआ 2019 में। अभी देखिए हमने किस में हुआ, 2015 में, 2022 में, ये देखो 2019 में भी क्वेश्चन आया महासागरीय जलधारा से। ये देखो ना, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये देखो, सॉरी, ये 2015 में क्वेश्चन महासागरीय जलधाराओं से, 2022 में समुद्री धाराओं से। अब देख लो, अब क्वेश्चंस पूछा हुआ है 2019 में महासागरीय जलधाराओं जल राशियों से। हुआ है 2015, 2019, 2022, देख लो 3 बार उसने रिपीट किया है क्वेश्चन। कितने जरूरी होते हैं पीवाईक्यू, फिर भी हम कर रहे हैं कोचिंगों के वो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पढ़ना कैसे है, आखिर इसको हम पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले आप पढ़ेंगे पृथ्वी की भू आकृतिक संरचना के बारे में, मतलब उसके खनिज तत्वों के बारे में। ठीक है, अब खनिज तत्व पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खनिज तत्व हम इंडिया के बस पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के भी देख लो।
वर्ल्ड के देख लो, अफ्रीका वाले में देख लो, जो मेन मेन कंट्री हो गए जहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है उनका देख लो, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चट्टानों से। चट्टानों के प्रकार हो गए, आग्नेय चट्टान, अवसादी, रूपांतरित हो गई, या फिर कायांतरित चट्टान। 2022 में देख लो चट्टानों से क्वेश्चन, अभी तक 2013 से अभी तक देखिए हमने क्वेश्चन पूछा नहीं, फिर भी देखो चट्टानों से क्वेश्चन आ गया। आप ये टॉपिक छोड़ के जाते थे ना कि यार ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं, क्या पढ़ेंगे खनिज और क्या पढ़ेंगे चट्टान। देख लो 2022 में प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं प्रकारों को वर्णन कीजिए, क्वेश्चन आ गया चट्टानों से, जबकि इसको कितना लाइट लिया जाता था। क्वेश्चन आ गया सीधे मेंस में 10 नंबर का। इसलिए जब चट्टान पढ़ रहे हो तो चट्टान पढ़ लिए, तो उसके बाद अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इसके बारे में पढ़ लो, प्रकारों के बारे में। अभी तो उसने प्राकृतिक चट्टान मतलब प्राथमिक चट्टान के बारे में पूछा, क्या पता कल को इससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं इसके बारे में पूछ ले, अपर्दन अपक्षय के बारे में पूछ ले इससे। इसलिए हमको पहले से सजग रहना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पहला पहला पॉइंट, वाला पहला टॉपिक हो गया इसका आपका फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे आप, तो उसमें हम तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक तरंग और धरातलीय तरंगे। अब आंतरिक तरंग में भी हम बात करोगे पी और एस के बारे में बात करें, धरातलीय में एल तरंग के बारे में। तो इनके बारे में आपका, इनके महत्व के बारे में डिटेल में आपके पास होना, इनके साक्ष्य किसकी, पृथ्वी आंतरिक संरचना के बारे में, प्रत्यक्ष कौन से हैं और अप्रत्यक्ष कौन से हैं, ठीक है। बल पढ़ेंगे, अंतर्जात, बहिर्जात, अपक्षय, अपर्दन के बारे में। इन सब के बारे में जो जिस्ट है ना, अभी वही निकाल के मैंने बताया कि ये सब के बारे में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अपक्षय अपर्दन से क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी की जो मैंने देख चुके, महाद्वीपीय विस्थापन से आए, उनके साक्ष्यों के बारे में, ज्वालामुखी से आए, या भी जो ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो इनके भी वर्ल्ड में देख लो, जैसे मैं आपने खरीची में बताया कि वैसे ही यहाँ भी वर्ल्ड देख लो, इंडिया के बारे में देख लो, इनके प्रकार देख लो, निर्माण देख लो, इससे निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से, वलित परिवर्त का निर्माण कैसे होता है, इनके एग्जाम्पल, ठीक है। पर्वत पठार मैदान के बारे में, इनकी स्थलाकृतियों के बारे में, ये आपको यूपीएससी में भी काम आएगा और यूपीपीसीएस में भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये पर्वत पठार मैदानों के बारे में, उनकी स्थलाकृतियों के बारे में, ठीक है, अक्षय पर्दन के बारे में, तो उनके बारे में भी जानकारी होना। इसके बाद इंडिया। इंडिया में क्या क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया में क्या क्वेश्चन मतलब टॉपिक पढ़ना चाहिए, जैसे हमने वर्ल्ड में ये पढ़ लिया पूरा, अब इंडिया में उनकी संरचना और उच्चावच के बारे में, कि भारत के भूगर्भीय भाग कौन कौन से, हिमालय पर्वत के बारे में, जो कि अभी पूछा हुआ है, भूस्खलन के बारे में, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, प्रवाह तंत्र के बारे में, जो कि देखो अपवाह तंत्र जो हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, ये अब सब लोग प्री के लिए करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मेंस के लिए भी उतना ही काम का है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल में डालते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए बहुत काम आते हैं इनके फैक्ट डालने के लिए, इसलिए फैक्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बता रहे कि गंगा बह रही है दक्षिण में, नर्मदा बह रही है दक्षिण में, है ना। इसलिए इस बारे में हमको पता होना। अब बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ये बात के लिए हमने जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी में ये हो गया जियोमॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक। अब बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु में आपको क्या क्या होना, वायुमंडल के बारे में पता होना, सभी गैसें, जलवाष्प के बारे में, क्षोभ मंडल, समता मंडल, ये जितनी चीज बताया ना इसके बारे में नोट मेकिंग तो होना ही, इससे क्वेश्चंस तो आए ही हैं, इसलिए इसके बारे में नोट्स तो कर ही लेना अच्छे से, ये टॉपिकों के बारे में, ठीक है। बहुत आईएमपी टॉपिक है, मेहनत करके निकाला है आपके सामने। इसके बाद वायुमंडल हो गया, वायुमंडल के बारे में पढ़ लीजिए, छुमंडल, समता मंडल के बारे में, सूर्य तप प्राप्ति प्रभावित करने वाला कारक, तापमान उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से, तापमान का वित्तक्रमण इसको प्रभावित करने वाला, क्वेश्चन पूछा था तापमान का वित्तक्रमण, दिखा दूं प्रूफ, ये देख लो, ये जलवायु टॉपिक में, मौसम विज्ञान में, तापमान वित्तक्रम 2013 में, इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी नोट मेकिंग होना। अब इससे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ये भी आपको पता होना, ठीक है। वायुदाब, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु में हमेशा प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछता है ना। वायुमंडल परिसंचरण के बारे में होना, पवने पवने गर्म पवने कौन सी है, ठंडे कौन सी है, प्री में भी काम आता है, मेंस में भी काम आ जाएगा। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल, एयर मास, वायु राशियों के बारे में, चक्रवात, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक पैटर्न। अब इंडिया में इसको कैसे याद कर लो, इंडिया में क्या कर रहा है, मानसून, इंडिया की जलवायु मानसूनी जलवायु, इसके बारे में, एल नीनो के बारे में, ला लीना के बारे में, ऋतु में कौन कौन सी थी, वार्षिक वर्षा, है ना, एनुअल रेनफॉल के बारे में। इसके बाद भारतीय जलवायु की विशेषताएं कौन सी है, जलवायु प्रदेश शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय कौन कौन से, इनके बारे में होगा। ये हो गए वर्ल्ड के बारे में जो नॉर्मल पढ़ेंगे, अब इसी को इंक्लूड कर लो इसमें इंडिया में। अब जब इंडिया में पढ़ोगे तो इंडिया में ये एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब ओशियोनोग्राफी, ये तो मेन टॉपिक है। देखिए अभी बताया 2015, 2019, 2022 से क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ से, महासागरीय जलधाराएं से केवल। ओशियन करंट को अच्छे से कर लेना, इनके नेम अच्छे से रट लेना, इनके फैक्टर मतलब प्रभावित करने वाले कारक अच्छे से कर लेना, और इनका, है ना। उसके बाद कोरल रीफ, कोरल रीफ के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। पर्यावरण जब आप पढ़ेंगे इसको, वो पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट पर्यावरण पे होता है, बायोडाइवर्सिटी में होता है, जैव विविधता में होता है, परिस्थिति तंत्र में होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपको कोरल रीफ के बारे में तो लिखेंगे ना, तो कोरल रीफ के बारे में भी आपको पता होना, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। फिर कुछ अन्य टॉपिक हैं जैसे कि यार फॉरेस्ट हो गया, वन हो गया, मृदा सॉइल्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, संसाधन हो गया, ठीक है।
अब सर आपने इतनी इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि ये टॉपिक है, अब इनको पढ़ना कहाँ से है ये तो बताइए, तो आखिर पढ़े कहाँ से इसको, इसके रिसोर्सेज क्या है? तो देखो ये रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो सब लोग पढ़ते ही हैं इसके लिए, 11th की बुक एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब इसमें देखो काम की चीजें जो हमको केवल 112 पेजेस में है, वो कौन कौन से हो गए जो हमने टॉपिक निकाले? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ये हो गया। भू आकृति में देखो खनिज हो गया, जैसे कि मैं आपको बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में हमको पढ़ना क्या क्या है, ये एक टॉपिक मिल गया, यहाँ एक टॉपिक मिल गया, ये एक टॉपिक मिल गया, और ये हो गया। ये आपकी जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में बन गया, ठीक है, ये टॉपिक। यहीं पे आपको वोल्केनो के बारे में भी दिया रहेगा, और यहीं पे आपको भूकंपों के बारे में भी दे देगा, ठीक है। जलवायु, हाँ यहाँ पे ये भी याद रखना कि इसको करंट के साथ भी ऐड कर लेना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्टैटिक्स करते जा रहे हैं, बेसिक करते जा रहे हैं, करंट के साथ इंक्लूड कर लेना, करंट करोगे एग्जांपल्स डालोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उसमें, है ना। अब क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी में देखो यहाँ पे दिया वायुमंडल के बारे में जो बताया हूँ कि जो जो टॉपिक हमको करना है, सौर विकिरण हो गया, ऊष्मा तापन हो गया, है ना, उसमें बजट हो गया, वायुमंडलीय परिसंचरण, ये मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु, जलवायु परिवर्तन, पूरे टॉपिक तो आपको यहाँ मिल गए। ये देखो जो हाईलाइटेड टॉपिक था 2015, 2019, 2022 में पूछा हुआ, उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। तो ये टोटल आपको 112 पेजेस हैं, और 112 पेजेस हैं, 112 पेजेस से ज़्यादा हो जाएंगे आपके जब नोट्स बना, एक से कम होने चाहिए जब आप नोट्स बनाएं, बिल्कुल नोट होना चाहिए टू द पॉइंट विद डायग्राम के साथ, हर एक चीज़ में आपका डायग्राम होना चाहिए, ज्योग्राफी में बिल्कुल मैप बनाते तुरंत जाना चाहिए कि यार मैप बनाना कैसे है, ये सब, ठीक है। इसके बाद ये सब तो हो गया। अब देखो होता क्या है ना, जैसे कई लोग बता देंगे कि सर चलो हम तो यहाँ से कर लें, कई लोगों ने कोचिंग ले ली, तो कोचिंग में उन लोगों को बेसिक पढ़ाया जाता है। अब जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनको मैं बेस्ट रिसोर्सेज बता रहा हूँ। देखो नोट मेकिंग तो हमको यहाँ से करनी है, जो मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी से करनी है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट है उसको समझना कहाँ से, क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट होगा ना वो डायरेक्ट तो ये समझेगा नहीं कि यार पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्या चल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या भूकंप की तरंगे क्या होती है धरातल, उसको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल बोर हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है ये, आपने देखा होगा उसको बहुत बारी, मृणाल सर जिनके यूट्यूब चैनल में, राजतनील मैम है ना, सोलंकी मैम, उन्होंने हर एक टॉपिक में बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, देखो मतलब समझाया हुआ है, आप समझो यहाँ से, इनके लेक्चर देख के, फ्री में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, न पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया, इवन आप पैसा देंगे उसके बाद जो समझ नहीं आएगा जितना मैम ने समझाई बहुत अच्छे से। तो अब नोट मेकिंग तो यहाँ से कर लो एनसीईआरटी से, क्योंकि पढ़ाएंगे तो मैम इंग्लिश में ना, बट कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ जाएगा। मैम ने इंग्लिश में पीपीटी यूज किया है, लेकिन समझाया उन्हें इंग्लिश में, मतलब हिंदी और इंग्लिश को लेके चला हुआ है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन, इतनी चीज हमको थोड़ा लगेगा, जो टर्मिनोलॉजी रहती है इंग्लिश और हिंदी में ज्योग्राफी में, जैसे ओशियनिक प्लेट, समुद्री प्लेट वाली हो जाएंगी आपकी प्लेटें, है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट है, इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ जाएगा, लेकिन समझ आपको यहाँ से आ जाएगा, तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, नोट मेकिंग आप कहाँ से कर लेना, एनसीईआरटी से। अब देखो इतनी अच्छी बात है, आपको सिलेबस टू द पॉइंट मिल जाएगा, देखो जैसे आपने ये बता दिया उसके बारे में। अब देखो यहीं पे आप मैम ने बताई है, उन्होंने रिफ्ट वैली के बारे में, अफ्रीका की फोल्ड माउंटेन के बारे में पूरा समझाई है, लैंड फॉर्म कौन कौन से होते हैं, लैंड फॉर्म जो भू स्थलाकृति होंगे उनके बारे में, ठीक है। ओशियन के रिसोर्सेस हो गए जितने रिसोर्स, कोरल रीफ के बारे में, ठीक है, ओशियन करंट हो गया 2015, 19, 2022, ठीक है। इसके बाद ओशियन टाइड्स हो गए, पोर्ट हो गए। तो देखो पूरे टॉपिक है ना यहाँ पे, ओशियन ओशियन क्लाइमेटोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो गया, हीट बजट हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन, अब देखो टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ है, उसको देख लिया कि यार इसको तापमान विद्युतक्रम कहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हमको हमको पता होना ना इंग्लिश भी। विंड हो गया, विंड को पता होना चाहिए कि पवन कहते हैं, तो ये सब चीज़ आप यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लिए और नोट मेकिंग कर लिए यहाँ से। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। तो ये पूरी लिस्ट है उनकी, प्ले लिस्ट की, मैंने बता दिया कि आपको जो भी टॉपिक हो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं, और लिख नोट मेकिंग वहाँ से कर सकते हैं ना। अब इसके बाद करता हूँ मैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में देखो शायद लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली ये बुक को जानते होंगे, डीआर खुल्लर, बाकी लोग नहीं जानते होंगे, ये फिर इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से करेंगे मेरे को नहीं आइडिया। मैंने किया हूँ यहाँ से डीआर खुल्लर से। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। भारत के भूगोल में इनकी जो ये है ना इंडेक्स, इंडेक्स आपको एक बार डिटेल में बता रहा हूँ, क्यों ये बुक मैं रेफर करता हूँ, और क्यों आप लोग भी, यदि पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मिले तो ये बुक खरीद लो। इसके पीछे रीजन देखो बता रहा हूँ। संरचना तथा उच्चावच क्वेश्चन आए हैं इससे, टॉपिक देखो, भारत की भूगर्भीय प्रदेश, ये उच्चावच,
हिमालय पर्वत, भूस्खलन, इनके बारे में पूरी चीज इसमें डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अपवा तंत्र, ड्रेनेज के बारे में पूरी चीज इसने डिटेल में बताया हुआ है। हिमालय की नदियां कौन सी होती है, प्रायद्वीप पठार की नदियां कौन कौन सी होती है, जलवायु, जलवायु में देखो कितना डिटेल में बताया भारत की जलवायु के बारे में इन्होंने, कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सीधा मेंस का क्वेश्चन, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इनके नोट्स में भी लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा है ना, तो मेरे को पता हुआ है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, बिल्कुल डिटेल में बताया उन्होंने, टू द पॉइंट। ठीक है, एलिनो के बारे में, मानसून के पूर्वानुमान, वार्षिक वर्षा के बारे में, तो इसमें पूरी चीज इनके डिटेल में इंडेक्स देख लो ना आप। वनों के बारे में पूरी चीज ये देख लो। इसके बाद मृदा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो ये जल संसाधन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ये देखो, ये क्वेश्चंस आपको याद आ रहा है, शायद किसी ने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, प्री का क्वेश्चन था यहीं से उठा हुआ सीधे। ठीक है, तो भौम जल के बारे में, भौम जल संसाधन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं जल संसाधनों में, जल संसाधन, तो ये पूरे हो गए इनके। ठीक है, उन करंट अफेयर भी डाला है, पर करंट अफेयर ऐसा है कि कोई काम का नहीं है करंट अफेयर, ये वाला करंट अफेयर उनको डालना है बिल्कुल नया वाला। ठीक है, इसके बाद भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सब सिलेबस में, भूस्खलन, ये देख लो, भूस्खलन, हिमस्खलन, एवलांच और लैंडस्लाइड। तो इसके बारे में भी इस नोट से मिल जाएंगे, पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, बुक बड़ी आपको जरूर लग रही है, ये बुक बड़ी है, बट देखो मैंने ना यहीं पे ऐड कर लिया था एंड, ये तो आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी कागज दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अलग से कर लिया था बिल्कुल। बुक मतलब मेरे अराउंड 80 से 90 पेजेस में पूरे कवर हो गए थे इसके नोट मेकिंग, है ना, अच्छे से। देखो अब खनिज, खनिज के बारे में देखो, पूरा खनिज संसाधन के बारे में, उद्योग के बारे में, अब देखो उद्योग कहाँ से पढ़ना है, उतने सारे क्वेश्चन आए हुए, 15 से 20 क्वेश्चन। वस्त्र तो देखो इसमें सूती के बारे में दिया, पटसन, ऊनी, रेशम के बारे में, धात्विक में भी लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर स्मेल्टिंग, सब दिया हुआ है बुक में सब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बुक मेरे को अच्छी लगी। ये देखो चीनी उद्योग के बारे में, ये पूरी चीजें चीनी उद्योग के बारे में, दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण उसकी समस्या, उन्नति के सुझाव हो गए। तो मेरे को ये बुक बेस्ट लगी थी, इसलिए मैं ये वाली बुक डी आर खुल्लर रिकमेंड करता हूँ कि यार भारत के भूगोल के लिए तो एटलीस्ट पढ़ो। कई मतलब ऑप्शनल के लिए तो ये कंपलसरी होती है, ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए, लेकिन ये जिसका ऑप्शनल नहीं भी है ना उसके लिए बहुत अच्छी होती है ये बुक, मतलब डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए जैसे आपको मैंने इंडेक्स के थ्रू बता भी दिया है ना। अब बात करता हूँ वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि ये बुक पढ़ो, यदि हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो ठीक है, पर इसको आप कर लेना अच्छे से। अब ये बुक क्या था, मेरे पास समय था तो ये बुक मैंने एक बार पढ़ लिया, तो बुक में मेरे को अच्छी चीज क्या लगी थी वो बता रहा हूँ आपको, इसका इंडेक्स ही, कि इसमें देखो क्या पूछा हुआ था, जैसे अभी अपने वर्ल्ड के रिसोर्सेज में क्वेश्चन दिखे थे कि अफ्रीका के संसाधन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसने हर एक कंट्री के संसाधन के बारे में दिया हुआ है। जैसे चीन मान ले पड़े तो चीन की जलवायु, प्रदेश हुए, कृषि क्षेत्र, कोयले की खदानें, लोहा इसका क्षेत्र, तो कोयला, लोहा तथा इस्पात उद्योग, ये सब के बारे में दे दिया। तो अब मैंने क्या किया ना, इसके बारे में, ये जो संसाधन है कोयला और सबसे ज्यादा तो लोहा इससे पूछता है, तो यहाँ इस टाइप के पॉइंट्स को मैंने खुद से बुलेट पॉइंट और नोट्स बना लिया है इसके खुद के, बिल्कुल शॉर्ट में 10-15 पेज के बस। पर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये बुक पढ़ो, कोई मतलब नहीं हो, इतनी सारी कंट्री के बारे में आपको कितना याद रहेगा ना, वो तो मेरे को बताना था रियलिटी के, यार मैंने पढ़ा कहाँ है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसलिए मैंने बताया आपको। इसके बाद बात करता हूँ मेरे नोट्स की, कि मेरे नोट मेकिंग कैसे किया हुआ है ना। ये देखो अब जैसे मैंने ये हो गया मेरे जियोमॉर्फोलॉजी के, बिल्कुल रफ वाले बनाया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको जब याद रहते हैं ना ज्योग्राफी में, और टर्मिनोलॉजी याद रहती है, तो आप आराम से इसके क्या कहते हैं कि आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे चट्टान हो गया, चट्टान में आग्नेय अवसादी रूपांतरित, अब देखो मैंने यहीं पे प्राइमरी रॉक के बारे में उस समय पढ़ लिया था, प्राइमरी रॉक किसको कहते हैं, तो अब सोचो 2022 में क्वेश्चन आता, मैं क्यों नहीं कर लेता वाला क्वेश्चन, आराम से कर लिया, है ना। अब इसके ये हो गए। ठीक है, इसके स्थलाकृति के बारे में, चट्टान में अब यही पूछ सकता है, बहिर्गमन और अंतर्वेदी, मतलब केंद्रीय और दरारी कौन सी स्थलाकृति बनती है, यही क्वेश्चन आ सकते हैं अब इससे। ये हो गया डायग्राम के साथ, मतलब देखो आप देख भी रहे होंगे मेरे पास हर एक टॉपिक में उसका डायग्राम के साथ नोट्स हैं, क्योंकि यही काम के रहते हैं डायग्राफी ज्योग्राफी में हमारे डायग्राम, ये औषधि में पढ़े, कंसोलिडेशन, लिथिफिकेशन, सीमेंटिंग, ये सब, है ना। ये इसलिए करती है, कौन कौन सी बन गई, बिल्कुल टू द पॉइंट, तो ये सब सारे नोट मैंने बना लिया था इसके। तो आप भी लोग ऐसे ही नोट बनाए, जैसे पी वीव्स पढ़े, एस वी पढ़े, बिल्कुल शॉर्ट में टू द पॉइंट ऐसे नोट बनाना, ना कि आप ऐसे पैराग्राफ में बनाते हैं, है ना। ये उसके बारे में, जैसे ये डायग्राम हो गया, जिसके बारे में क्वेश्चन आ गया यार मेरे पास, तो ये डाल सकता हूँ, ऊपर मंडल और केंद्र से क्वेश्चन आए तो। ये ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, ये तो हो गए मेरे जियोमॉर्फोलॉजी के नोट्स। अब ये हो गए मेरे क्लाइमेटोलॉजी के नोट्स। अब इसमें भी देखो जलवायु विज्ञान में कैसे ये डायग्राम हो गया, डायग्राम का यूज। अब इसमें भी देखो, इसमें मैंने क्या किया है, हर एक चीज के, जैसे तापमान पढ़ा, तापमान दर पढ़ा, तो इसके प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो गए, ये भूमि का ढाल हो गया, स्थल जल का प्रभाव, अक्षांश की स्थिति हो गई, तो आप लोग भी ऐसी नोट्स बनाए फिर, है ना।
ये हर एक चीज में आपको डायग्राम दिखेगा, हर एक इसमें, क्योंकि यही चीज हमको डालना है। अब जैसे देखो कई लोग इसके नाम रट लेते हैं कि यार चिनोक हो गई, चिनोक हो गई हमारी कहाँ पाई जाती है सब, पर इसका डायग्राम भी तो बनाओ। ये डायग्राम आप पेपर में मेंस में लिखेंगे ना, इसलिए डायग्राम के साथ इसको याद रखो कि यार रॉकीज ये बना दी है, यहाँ से निकल रही है ये, यहाँ से वर्षा आ रही है, ठीक है। लू के बारे में ये डायग्राम हो गया, है ना। लीबिया, मिस्र में, अफ्रीका में सिरक्को जो चलती है अलग, ठीक है। हरमट्टन डॉक्टर, डॉक्टर विंड जिसे कहते हैं ये, इसके बारे में फिर वर्ल्ड में एक साथ यदि करना होती है, ये डायग्राम हो गया, है ना। डायग्राम मतलब मैपिंग की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना कि यार जो मैपिंग है ना बिल्कुल सेकंड में बनना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ये बनाना पड़ेगा। तो ये जितनी प्रैक्टिस रहेगी ना, ऐसे बार बार पेन चलाते रहो, आराम से आप ये बन जाएंगे। ये इतने ही बना देंगे आप तो काम हो जाएगा। जैसे और कई बार पूरा मैप नहीं बनाना तो आप ऐसा करके आप आधा बना सकते हैं, जो साउथ में इंडिया का दिखाना है पूरा नहीं भी बना के आप इतना भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्री के। देखो ज्योग्राफी में ना प्री के अलग से नोट बनाया था, कैसे बनाया था वो आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देख सक रहे होंगे, ये देखो एक एक जो पेज होते थे ना, इस पेज में बनाता था मैं, ताकि जब भी बैठे रहे तो मैंने इस पेज को ओपन कर लिया और पढ़ लिया। बहुत सारे पेजेस थे ऐसे ज्योग्राफी के मेरे, क्योंकि इतनी बड़े नोटबुक को कहाँ उठाते रहता मैं, बिल्कुल शॉर्ट में बना लिया था कि वेजिटेशन के ऊपर पढ़ रहा हूँ तो उसके पूरे फैक्ट हो जाना चाहिए कि यार इंडिया का कौन सा स्थान लगता है एशिया में और वर्ल्ड में, है ना। भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण मतलब इसका कहाँ है वो कोलकाता में सर्वेक्षण 70% से, तो मतलब जितने फैक्ट्स है ना उस फैक्ट्स के अलग ही बना लिया था मैंने, है ना। ये वाले ये जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्वेश्चन क्या जाते हैं तो उसकी होना चाहिए कि व्यास कितना होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे होता है, एंटी क्लॉक होता है कि क्लॉक वाइज होता है ये, है ना। एरिया वाइज को क्या क्या कहते हैं, तो ये मेरे को मेंस में भी काम आते हैं। ये जो फैक्ट है ना ज्योग्राफी के अलग वाले, ये मेरे को मेंस में भी लिखने में काम आते हैं। क्या चक्रवात पूछा तो चक्रवात कहाँ पे क्या होता है, तो ये डाल लिया। तो जब आप लोग पढ़े ना तो इसको वैसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। या तो आप उसी में ऐड कर लें जैसे आपको अच्छा लगे। मैं अपना बता रहा था कि मैंने स्टेप से बनाया था, आपको यदि अच्छा लगे तो आप ऐसा बना सकते हैं एक पेज में, वन लाइनर पेज में। ये वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन आया तो देखो जल संसाधन के ऊपर क्वेश्चन आती है। मेरे पास फैक्ट है कि यार धरातली जल में 89% है, भौम जल में 92% है, कृषि में उपयोग होता है इसका। धरातली जल का और भौम जल का उपयोग उद्योग में कितना होता है, 2% 5%। तो इस टाइप की जो फैक्ट्स हैं मेंस में भी काम आ जाते हैं और उसमें भी काम हो जाते हैं। और ये निमोनिक्स वाली भी लिस्ट बना दी है, ये निमोनिक्स की, है ना। अब बात करते हैं मैपिंग की। तो मैपिंग के लिए तो सब लोग यही पढ़ते हैं और इसी को पढ़ना भी है। को देखो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में मैं ऐसा कर लेता था, बट यार ऐसे में दिक्कत क्या होती है, इतना सारा ना वहीं पे हो जाता है मैप पे, तो मेरे को याद करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने एक अलग से कॉपी बनाया था ये ज्योग्राफी मैपिंग करके। अब इसमें मैं डिटेल मैपिंग करता था कि यार इंडिया में क्या है, कई यूट्यूब से हेल्प ले लिया या फिर खुद से देख लिया था। और डेली डेली करता था मैपिंग में, 10 मिनट तो डेली मैपिंग देखता था, ताकि मेरे को नाम से फैमिलियर भी हो जाता था और याद भी हो जाते थे। पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ऐसी आराम से पूरे नाम याद हुए भी, हाँ। कहाँ पे क्या है, ये रिवर के बारे में, ये डायग्राम, डैम के बारे में पूछा तो ये डैम डैम के बारे में, है ना। ये मैपिंग के स्टेप से बनाए थे हमने ये। तो आप लोग भी मैपिंग इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, जैसे साउथ अमेरिका ये लिख दिया ना, साउथ अमेरिका में सबसे पहले हमने लोकल में लिख दिया कि कौन कौन से कंट्री से टच होता है और कहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से खनिज क्या पे। उसके बाद फिर इसका प्राकृतिक वाला देखते हैं, नेचुरल, तो उसमें कौन कौन से टिटिकाका लेक हो गई, दुनिया का सबसे ऊंचे यहीं पे लिख दी वो। फिर इसके जो फैक्ट होते हैं, है ना, कॉर्डिलेरा हो गए। तो इस टाइप से मैपिंग आप या तो इस आप इस टाइप से कर सकते हैं, या तो आपको इस टाइप से याद हो रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से किया मैं आपको बता रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है इसमें ना। जैसे अब रिवर में मेरे को, मैं कितनी बार उसको रिवर देख लूंगा किसमें, एटलस में, तो मेरे को समझ नहीं आएगा जब तक मैं खुद से नहीं बनाऊंगा ऐसा। यहाँ जैसे ब्रह्मपुत्र होगा, जब तक ये खुद से नहीं करूंगा तब तक मेरे को समझ नहीं आता है, इसलिए मैं खुद से ही बनाता था ये, ठीक है। तो आपको यदि ये अच्छा लग रहा होगा स्टेप से तो आप स्टेप से बना सकते हैं, या तो आप इसी में नोट मेकिंग कर सकते हैं ना। ये तो हो गया जिसको आप पेपर फॉर्म में कर रहे हैं। अब जैसे कोई डिजिटल कर रहा है, देखो डिजिटल के लिए मैं और क्या करता था, जैसे हो गया ये मेरे पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स के बारे में पढ़ा तो यहीं पे ऐड कर लेता था, ये मार्क कर लिया और यहीं पे उसकी वो लिख दिया था कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पेनिनसुलर हिल्स की बात करते हैं, मतलब प्रायद्वीप भारत के, तो वहीं पे मैंने इसके ये कर लिया। अब पासेस मतलब इन दर्रों के बारे में पूछ ले, दर्रों के बारे में पूछ लो। तो अब जैसे लद्दाख कश्मीर में जो नए नए भी आ गए तो उसके बारे में, जैसे नए कोई आ गए, जैसे ये हुआ था ना अपना किंकुल अवकाश वगैरह जो नया आ रहा, तो इसके बारे में भी लिख लिया, जो वहीं पे ऐड कर लिया। तो इस टाइप से डिजिटल नोट्स बन जाते थे मेरे, ठीक है। पासेस के बारे में ये नेट से निकाल लेता था और यहाँ पे लिख लेता था मैं। ये हो गया डिटेल मैपिंग। ये देख लो नेशनल पार्क की, जैसे यहाँ पे चलेगा कौन सी रिवर निकल रही है यहाँ से, रिवर में कौन सा नेशनल पार्क हो गया, ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। हिमालयन की बात करें, हिमालयन में क्या क्या काम का है, ये सब, ये नोट मेकिंग सबने यहाँ पे डाल दी है ना।
ये ट्रांस हिमालय में कौन सा आ गया, ग्रेट हिमालय में कौन कौन से आ गए ये। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, जैसे रामसर साइट हो गया, जिसे मैंने पीएमएफआई से लिया हुआ था, है ना। या तो नोट मेकिंग और नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं, रिवर के बारे में पूछेगा तो ये। तो आपको इस तरीके से आप तो डिजिटल फॉर्म में रख लो आप, या तो आप फिर ये वाले फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर्म दोनों में से एक कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आई होप आपको समझ भी आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें। अप्रोच और स्ट्रेटजी जो मैंने बताया हूँ ना, उसको अच्छे से बस फॉलो कर लो, वही आपकी स्ट्रेटजी और अप्रोच है। जो मैंने डिटेल में बताया हूँ कि कहाँ से क्या पढ़ना है, उसको अच्छे से आप कर लो कि वही स्ट्रेटजी और वही अप्रोच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, मौसम वैसे ही ख़राब चल रहा है, मैं भी वैसे ही बीमार चल रहा हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, और आई फ्लू से बच के रहना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर लो, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, है ना। ये तो कर ही देना यार और लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।